व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग क्या है। आज हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि बैंकिंग आखिर में है क्या और ये कैसे कैसे वर्क करती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग बैंकिंग के बारे में समझ रहे हैं कि व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग क्या है। अगर हम लोग थ्योरेटिकली लैंग्वेज के अंदर समझते हैं तो क्या है कि बैंकिंग इज ए सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग सर्विस टू दोज हु वांट टू लैंड, बोरो और इन्वेस्ट। सिंपल, इज इट वेरी सिंपल? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ये कैसे, अब हम लोग समझेंगे इसको कि जैसे कि एक पर्सन है, मान लीजिए मोहन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, 1 लाख रुपया उसकी इनकम है पर मंथ में, और उसका जो लगभग एक्सपेंस है वो 50,000 है। 50,000 रुपीज़ उसकी जो एक्सपेंस है और 1 लाख की उसकी इनकम है, तो 50,000 रुपीज़ उसके सेव हो गए, बच गए। अब वो क्या करे, क्या वो घर पे रखे? अगर वो घर पे रखता है तो उसे तो टेंशन बनी रहेगी कि उस पैसे को कंटिन्यू वो घर पे रख रहा है कि 50,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मैं उसका क्या करूं, कैसे करूं। क्यों ना कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे वो पैसे को रख सके और वो सिक्योर भी हो, जब वो चाहे तब उस पैसे को निकलवा सके, जब वो चाहे जमा करवा सके, और अगर किसी को पेमेंट देनी हो तो भी वो किसी भी मोड से पेमेंट दे सके, लाइक एज ए ऑनलाइन पेमेंट हो गई, चेक से, ड्राफ्ट से, कैसे भी। तो अब वो 50,000 करते करते में नेक्स्ट मंथ में उसके 1 लाख रुपीज़ हो गए, करते करते में 6 लाख रुपीज़ उसके जुड़ गए। तो अब वो 6 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं, तो वो घर पड़े हुए तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, ना कुछ होगा। तो वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। इसी तरह से मोहन के साथ साथ एक सोहन है। सोहन के पास क्या है जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। उसको किसी ने बोला कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो फिर आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है उससे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन पैसा तो नहीं है। अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की वो सर्च कर रहा है जिसके अंदर उसे कि पैसा मिल जाए, किस पे, रीज़नेबल इंटरेस्ट पे, और वो इंस्टॉलमेंट पे उस पैसे को दे सके और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सके। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। अब मोहन और कहाँ हो गया जी, रोहन, दोनों ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश में हैं। एक तो सेविंग करना चाहता है और दूसरा इन्वेस्ट करना चाहता है। यानी कि जो बैंक है वो क्या है जी, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में मीडियोकर है, जो कि दोनों की समस्याओं को दूर कर देगा, मोहन की भी और रोहन की भी। मोहन क्या चाहता है, सेविंग करना चाहता है, कहाँ पर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर उसका पैसा सेफ रहे। और रोहन क्या चाहता है, पैसा लेना चाहता है, और लेने के लिए वो इंटरेस्ट देने को भी रेडी है और अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाहता है और इंस्टॉलमेंट में पैसे को वापस करना चाहता है। तो दोनों के बीच में अगर बैंक आ जाए तो बैंक क्या करेगा कि मोहन का पैसा ले लेगा और उसे ब्याज दे सकता है वो इजीली। तो क्या आ गया जी, हु वांट टू लैंड, बोरो और इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, बैंक जो है वो पैसा सेव करेगा, किसका, मोहन का, और रोहन को उससे थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, जो रेट पे वो क्या करेगा, उस पैसे को दे सकता है, लैंड कर सकता है। इससे मोहन का भी काम चल गया और रोहन का भी। लेकिन बैंक ये क्यों करेगा? अब सवाल आ गया कि बैंक क्यों करेगा ऐसा। तो बैंक अगर दोनों के बीच में मीडियोकर बनेगा तो नेचुरल सी बात है वो भी कुछ लेगा। तो मोहन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रेट पे दिया जाएगा, और जो रोहन को इंटरेस्ट रेट जो वो लेगा बैंक, वो ज़्यादा रेट होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे बैंक के ऑपरेशन वर्क चलते रहेंगे। तो बैंक क्या हो गया, मीडियोकर हो गया, किसका, एक तो सेवर का और एक इन्वेस्टर का। दो ही पार्टीज हैं, एक तो सेवर है और एक इन्वेस्टर है, एक पैसा जमा करवाने वाला है और एक पैसा लेने वाला है। तो नॉर्मली भाषा के अंदर, नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर तो बैंकिंग क्या होगा, मीडियोकर है, किसके बीच में, सेवर और इन्वेस्टमेंट के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग इसकी बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो वो अलग ही हो जाती है। डेफिनेशन तो वही है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, ये तो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज होगी कि इसके अंदर हमें समझ में आ गया कि बैंकिंग की नीड क्यों है। लेकिन अब हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार कि इसकी डेफिनेशन क्या है बैंक की, कि क्या कहते हैं जो एक्सपर्ट हैं वो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। बैंकिंग जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, और जो उसका रेगुलेटर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट, वो कौन सा है जी, 1949। तो एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
A banking company is defined as a company which transacts the business of banking in India. The Indian Banking Regulation Act defines the business of banking by stating essential function of a banker. It also states the various other businesses a banking company may be engaged and prohibits certain business to be performed by it. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग है एज पर सेक्शन 5B। वो क्या कहती है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise। यानी कि क्लियर यही है कि जो हमने नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर समझा है वही बैंकिंग का मीनिंग है कि बैंकिंग का मीन है एक्सेप्ट करना, मनी को एक्सेप्ट करना, हु वांट टू सेव देयर मनी, और किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, हु आर सर्चिंग द मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए। और कैसे डिपॉजिट मनी को, किससे वो बैंक एक्सेप्ट करेगा? पब्लिक से, और पब्लिक से अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो कैसे रीपेबल भी होगा? रीपेबल कैसे होगा? ऑन डिमांड, जैसे कि ऑन डिमांड ही वो रीपेबल हो जाएगा। किसके थ्रू? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और अदरवाइज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग ये समझते हैं कि बैंकिंग का जो बैंकिंग वर्क कैसे करता है, यानी कि क्या सिस्टम रहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। आरबीआई एक्ट है वो क्या है? आरबीआई है क्या? आरबीआई एक्चुअल में सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी है। वो बैंक के जितने भी इंटरेस्ट रेट है उनको डिसाइड करता है। अदरवाइज तो क्या होगा कि हर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट लगा लेगा, उसकी तो अलग से मोनोपोली हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास जो बैंक है, मैं तो बैंक हूँ, मैं तो पब्लिक से कितना मर्जी इंटरेस्ट रेट ले सकता हूँ, जितनी मर्जी मैं लोन दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उसे आरबीआई के अंडर ही काम करना पड़ेगा। तो बैंक जो आरबीआई है वही डिसाइड करेगा क्या क्या। एक तो वो रेपो रेट डिसाइड करेगा, डिस्काउंट रेट डिसाइड करेगा और इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करेगा। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करेगा कि एक बैंक पर्टिकुलर कितनी लिमिट तक की लोन प्रोवाइड कर सकता है और कितनी लिमिट तक वो सेविंग को ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक कितना भी लोन दे दे पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में, तो ऐसा नहीं होगा। इनकी लिमिट होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना लोन देना है और जो टेरिटरी सेक्टर है उसके अंदर कितना देना है, और बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे लाइक एज ए पर्सनल लोन, तो उसमें बैंक कितना लोन दे सकता है। इन सबको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो अभी तो हम लोग क्या है कि सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि बैंकिंग का क्या क्या सिस्टम है। तो आरबीआई के अंडर कौन कौन से बैंक्स आते हैं, ये है जी, एक तो शेड्यूल बैंक और एक अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं और अनशेड्यूल बैंक कौन से होते हैं वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। अभी सिर्फ हम इसका आरबीआई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक तो शेड्यूल बैंक है और अनशेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक के अंदर कॉमर्शियल बैंक हो गए और एक हो गए जी रीजनल रूरल बैंक्स और एक हो गया जी कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक के अंदर एक तो आएगा जी आपका पब्लिक बैंक, एक प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक कौन से हैं? उसके अंदर हैं जी हमारे स्टेट बैंक ग्रुप हैं, अदर नेशनलाइज बैंक्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर हैं। और जो प्राइवेट बैंक हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने एचडीएफसी नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक सुना होगा, इंडसलैंड बैंक सुना होगा, ये सभी प्राइवेट बैंक हैं। तो प्राइवेट बैंक में एक तो इंडियन बैंक है और एक फॉरेन बैंक है। अब कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं? जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो अभी हमने खाली बैंक का जो इंट्रोडक्शन देखा है कि इसका मीनिंग क्या है और बैंक क्या क्या काम करता है। अगले पार्ट में हम इसको डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और आगे अगले वाले पार्ट के अंदर हम बैंकिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। थैंक यू। टाइप ऑफ बैंकिंग, नया टॉपिक है बैंकिंग का। टाइप ऑफ बैंकिंग बहुत बार हमने सुना है कि नेशनलाइज बैंक, कई बार हम कहते हैं शेड्यूल बैंक हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि नॉन शेड्यूल बैंक है। आखिर ये बैंक हैं कैसे? क्या बैंकों के बहुत ज़्यादा प्रकार हैं? अलग अलग टाइप से बैंकिंग चलती है
क्या अलग अलग टाइप से हैं? जैसे कई बार हमने सुना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हैं, कई बार इंडस्ट्रियल बैंकिंग है, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भी किस तरह से ये बैंक कैसे कैसे काम करते हैं और इसका टाइप्स क्या क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग बैंकिंग के टाइप्स करेंगे कि बैंकिंग के टाइप्स हैं क्या क्या। तो सबसे पहले है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के हिसाब से बैंकिंग के टाइप्स क्या क्या हैं वो देखेंगे हम सिस्टमेटिकली। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के अंदर सबसे पहले है जी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो गया कि जो पब्लिक का है, पब्लिक का तो है लेकिन कैसे पब्लिक का है वो हम देखते हैं कि जैसे जो बैंक गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिसको गवर्नमेंट ओन्ड कर लेती है, अंडर कंट्रोल करती है, वो हमारे कौन से बैंक हो जाएंगे जी? पब्लिक बैंक हो जाएंगे। और पब्लिक बैंक का क्या मतलब कि क्या इनका पर्पस होता है, कैसे ये चलते हैं? तो क्या है कि सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है कि सोसाइटी के लिए ये बैंक होते हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। एक हो गया जी डेवलपमेंट बैंकिंग हैबिट्स। आज के टाइम में बैंकिंग हैबिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैंकिंग की हैबिट ही नहीं है तो हम बैंक में डिपॉजिट ही क्यों करवाएंगे अपना पैसा? क्या है कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे अगर हमारे अंदर अच्छी आदत ही नहीं होगी? तो बैंकिंग की हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक बैंक है, क्योंकि ये क्या है कि बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। तो इनका मोटिव क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगला आ गया जी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक है उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक बैंक है वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो इस मीन्स क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका एक्सपेंशन होगा। तो मेन मोटिव इसका हो गया एक तो सोशल वेलफेयर, एक डेवलपमेंट बैंकिंग हैबिट्स, और एक हो गया जी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। अब हम ये समझेंगे कि बैंकिंग के जो गवर्नमेंट के बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये कैसे हैं। एक तो हमने बहुत बार सुना है एसबीआई बैंक, जो कि हमारा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई बैंक क्या है? क्या वो नेशनलाइज्ड है? पब्लिक बैंक को हम क्या बोलते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन ये जो बैंक है ये सबसे पहले नेशनलाइज हो गया था 1955 के अंदर, लेकिन ये नेशनलाइज बैंक की लिस्ट के अंदर नहीं आता। ये हमने ध्यान देना है हमेशा ही कि नेशनलाइज बैंक के अंदर क्या एसबीआई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा 1955 के अंदर बैंक नेशनलाइज हो चुका था और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये एसोसिएट बैंक है, सबकी एसोसिएशन है इसकी बैंकिंग की, और बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी, लेकिन ये नेशनलाइज नहीं है। अब क्या हुआ जी कि बैंक जैसे अपना हिसाब से काम चल रहा था, प्राइवेट बैंक में काम हो रहा है, और नेचुरल सी बात है अगर प्राइवेट है तो बैंकों की मोनोपोली भी होगी, इंटरेस्ट रेट उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो 1969 के अंदर क्या हुआ कि 14 जो बैंक है ना हमारे, वो नेशनलाइज हो गई, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए 14 बैंक। 14 बैंक क्या हुए? 1969 के अंदर नेशनलाइज हो गए, यानी कि वो क्या हो गए? प्राइवेट बैंक में थे वो क्या हुए? पब्लिक बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ? सेकंड में 1980 के अंदर फिर से नेशनलाइज हुए। कितने बैंक हो गए जी? 6 बैंक। तो टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए 20। लेकिन क्या हुआ कि एक बैंक जो है वो मर्ज हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होने के बाद टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए जी 19। अब हम ये कहें कि हमारे पास टोटल बैंक जो है वो नेशनलाइज कितने हैं? वो हैं जी 19, लेकिन एसबीआई उस लिस्ट के अंदर हमारा इंक्लूड नहीं है, ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन अब जब हम पेपर देने जा रहे हैं 2020 का, तो 2020 के अंदर आज की क्या पोजीशन है नेशनलाइज बैंक की, वो हम देखते हैं। यानी कि जनवरी 2020 के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो मर्ज हो गए, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। तो आज के टाइम में जितने भी हमारे बैंक जो है वो नेशनलाइज है, वो कितने बैंक हैं? वो हमारे ओनली 11 बैंक हैं जो कि हमारे नेशनलाइज हो गए हैं। कब? जनवरी 2020 में। क्योंकि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन कौन से बैंक चले गए जी? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक तो हमारा देना बैंक जो है वो मर्ज हो गया, और एक हमारा विजय बैंक है वो भी मर्ज हो गया। तो दोनों बैंक जो थे नेशनलाइज थे, दोनों एक में कन्वर्ट हो गए, तो 3 की जगह अब ये एक बैंक बन गया।
इस तरह से जो बैंक हैं वो नेशनलाइज हुए, मर्ज हुए, और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनमें ये इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो नेशनलाइज है, गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, वो कौन से बैंक हो गए जी? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। हाँ जी, अगला पॉइंट है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किए जाते, वो किसके द्वारा रन किए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर। अब ये प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, यस बैंक। ये सब कौन से बैंक हैं? ये हमारे प्राइवेट बैंक हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, ये क्या रेगुलेटरी को फॉलो करते हैं या नहीं करते, या RBI की गाइडलाइंस को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते? RBI का जो हमारा एक्ट है, RBI एक्ट 1934, और हमारा बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट है 1949। तो इन दोनों एक्ट को ही जो प्राइवेट बैंक हैं, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या फिर हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, सभी के सभी इन दोनों एक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर ना होके प्रॉफिट गेन करना होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है किनका जी? प्राइवेट बैंक का। और जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो उनका जो मोटिव था वो था जी सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो प्राइवेट एक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया जो गवर्नमेंट रन करती है, उनके अंडर कंट्रोल करती है, और जो हमारे जो ये प्राइवेट बैंक हैं ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही चालू किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव बैंक। ओनरशिप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं इसके। एक तो हमारा हो गया पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, और अगला जो पॉइंट है वो है जी हमारा कोऑपरेटिव बैंक। हाँ जी, अगला हमारा जो थर्ड बैंक है वो है जी कोऑपरेटिव बैंक। आपने कोऑपरेटिव बैंक भी सुना होगा, एक आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी सुनी होंगी। इनमें डिफरेंस होता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं कि इसके अंदर जैसे कि हमने जो शेयर वाली कंपनीज होती हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी, जिनको सहकारी बैंक बोला जाता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलके एक बैंक बनाते हैं, और उनके अंदर क्या है जी, जो रेशियो होता है कैपिटल का वो बराबर होता है। जैसे कि ABC, मान लीजिए ऐसे 100 मेंबर्स हैं और उन्होंने मिलकर क्या किया कि एक बैंक बना लिया, तो उन सब का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, और जो वो प्रॉफिट गेन करेंगे वो सब भी उनके बीच में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है जी इसका जो कोऑपरेटिव बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक का जो मोटिव है वो भी नॉन प्रॉफिट होता है, सोशल वेलफेयर ही होता है। जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिले। ये नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए बस, कि ये है कि आपस में इनका जो सहयोग रहे और मिलजुल के ये काम करें। और जो कैपिटल है वो भी शेयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और जिस शेयर में ये लोग कैपिटल लगाएंगे उस शेयर में ही उनका जो प्रॉफिट है वो आपस में बढ़ जाता है। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसी तरह से बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कोऑपरेटिव बैंक के, कि मेंबर्स के द्वारा जॉइंटली ये जो बैंक है वो रन किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू शेयर ही इनकी कैपिटल होती है, और अकॉर्डिंग टू शेयर ही ये लोग प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के हमारे बैंकिंग के टाइप्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ऑन द बेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो बैंक के टाइप्स है, नॉन शेड्यूल और शेड्यूल, वो बताऊंगी कि वो क्या है, कि आखिर या पब्लिक बैंक हैं या प्राइवेट हैं, और शेड्यूल का मतलब क्या है कि उनको कोई अलग से रूल फॉलो करने पड़ते हैं या नहीं। वो सब हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी।
हम लोग बैंकिंग के पूरे कंसेप्ट हैं वो पार्ट बाय पार्ट हम इसको कवर कर लेंगे और नेट के अंदर लगभग इसमें से जितना भी सिलेबस आपका है वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंकिंग। हमारा ये कंटिन्यू पार्ट है, पहले हमने किया था अकॉर्डिंग टू ओनरशिप बैंक का, और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके अंदर दो टाइप्स हैं बैंकों के, एक तो हो गया जी हमारा शेड्यूल बैंक और एक हो गया जी नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। चलो, आपने सुना होगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर ये एक्ट बना। अब इसके अंदर क्या है कि जो जितनी भी लिस्ट हैं, जो शेड्यूल हैं, उसमें जो हमारी सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसी रूल एंड रेगुलेशन है। अगर उन रूल एंड रेगुलेशंस को जो बैंक हैं वो फॉलो कर लेते हैं तो बैंक कौन से बन जाएंगे? वो बन जाएंगे जी हमारे शेड्यूल बैंक। कौन से बन जाएंगे? हमारे शेड्यूल बैंक। यानी कि आरबीआई की सेकेंड लिस्ट के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो पूरी होने के बाद बैंकों की जो लिस्ट है उसके अंदर अगर उस लिस्ट के अंदर जिस बैंक का नाम है तो वो बैंक कौन सा हो जाएगा जी? शेड्यूल बैंक। अब ये शेड्यूल बैंक बनेंगे कैसे? क्या इनको कोई टर्म एंड कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेंगी या फिर सीधा ही इनका नाम शेड्यूल उसके अंदर आ जाएगा? बिल्कुल, कंडीशंस तो पूरी करनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले है नंबर 1 कंडीशन, वो है जी इनकी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपीज। जिन बैंक्स की पेड अप कैपिटल 5 लाख कम से कम है या उससे ज़्यादा है वो शेड्यूल बैंक की लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। अगर वो लेस देन है तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही उनकी पूरी नहीं होगी, तो वो शेड्यूल बैंक में नहीं आएंगे। दूसरी कौन सी कंडीशन है जी? दूसरी कंडीशन है इसकी कि जो बैंक के अंदर जो पैसा वो रखेंगे वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। और जो डिपॉजिट करेंगे वो क्या होना चाहिए? मनी के रूप में डिपॉजिट होगा। यानी कि जो पैसा है वो सेफ होगा और मनी डिपॉजिट होगी तो ही वो जो बैंक हैं वो शेड्यूल बैंक के अंदर आएंगे। ये इनकी 2 कंडीशंस हैं। अब ये जो 2 कंडीशन हैं ये पूरी करने के बाद आरबीआई इनको लिस्ट में नाम दे देगा। आरबीआई ने नाम ले दिया लिस्ट के अंदर। अब आरबीआई इसको फैसिलिटी क्या देगा इन बैंक्स को? क्या ऐसा आरबीआई करेगा कि जिससे शेड्यूल बैंक को फ़ायदा मिलेगा कि ये शेड्यूल बैंक हैं, ये सेफ हैं? कैसे? हाँ जी, आरबीआई ऐसा क्या करेगा शेड्यूल बैंक के साथ कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? तो सबसे पहले जो नंबर 1 फैसिलिटी है कि वो आरबीआई बैंकों को लोन देगा। आरबीआई बैंकों को लोन देगा। किन बैंकों को? जो कि शेड्यूल होंगे। किस रेट पे? डिस्काउंट रेट पे बैंकों को लोन देगा, डिस्काउंट रेट पे आरबीआई, अगर वो शेड्यूल बैंक हैं तो। दूसरी क्या फैसिलिटी होगी? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी आरबीआई क्या करेगा कि फर्स्ट क्लास के अंदर उन बैंकों को रखेगा। फर्स्ट क्लास में रखने के बाद वो क्या करेगा जी? इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट के ऊपर उनको बैंकों को लोन देगा। ये दोनों फैसिलिटीज कब मिलेंगी? अगर वो बैंक कौन से होंगे जी? हमारे शेड्यूल बैंक होंगे। तो हमने देखा कि शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होंगे? जो कि हमारे आरबीआई के एक्ट 1934 में सेकेंड लिस्ट के अंदर जो कंडीशंस पूरी होंगी, एक तो कंडीशन होगी जी 5 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए। फैसिलिटी क्या मिलेगी? एक तो आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों को लोन देगा डिस्काउंट रेट पे, और दूसरा क्या हो गया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें फर्स्ट क्लास में उनको इंक्लूड करेगा बैंकों को, और साथ में उनको वो लोन दे सकेगा जितने अमाउंट के बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ये दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो आरबीआई देगा किनको? शेड्यूल बैंक को। हाँ जी, शेड्यूल बैंक की हमें समझ में आ गई कि शेड्यूल बैंक क्या है। अब एक और पॉइंट है कि शेड्यूल बैंक को और क्या क्या करना होता है।
शेड्यूल बैंक को एक तो CRR को मेंटेन करना होता है। अब ये CRR क्या है, मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा शेड्यूल बैंक को, कैश रिजर्व रेशो, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट होगा उसका पर्टिकुलर कुछ रेशो इसको अलग से मिनिमम कैश के रूप में उसको रखना पड़ेगा एज पर RBI की गाइडलाइन के। वो होता है जी CRR। यानी कि RBI जितना परसेंट बैंकों को बोलेगा शेड्यूल बैंक को कि इतना आपको डिपॉजिट कैश के ऊपर CRR रखना ही पड़ेगा, यानी कि मिनिमम कैश आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, उसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोई भी लोन नहीं दे सकते। वो हो गया जी CRR। वो उनको किन को मेंटेन करना पड़ेगा, शेड्यूल बैंक को। ये शेड्यूल बैंक का सारा प्रोसीजर हो गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एक तो इनको 5 लाख से ऊपर की पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी, और जो कैश में जो डिपॉजिट है वो लेना पड़ेगा मनी, और साथ में इनको CRR को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो RBI है वो सेकेंड लिस्ट के अंदर इनका नाम रखेगा। ठीक है जी। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि अगर ये जो है शेड्यूल बैंक हैं, तो फिर नॉन शेड्यूल बैंक कैसे हैं? क्या उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं? ऐसा नहीं है। अब हम इसको समझते हैं नॉन शेड्यूल बैंक को। हाँ जी, सेकंड है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक। बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में। कई बार तो खाली पेड अप कैपिटल का पूछ लेते हैं कि पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए शेड्यूल में या नॉन शेड्यूल में, और कई बार लिस्ट का पूछ लिया जाता है कि कौन सी लिस्ट के अंदर इसका नाम होता है, और जैसे शेड्यूल बैंक है वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक को LAB भी बोला जाता है, यानी कि लैब। लैब का मतलब क्या हो गया, लोकल एरिया बैंक। ये लोकल एरिया के बैंक होते हैं, और इनके ऊपर कौन सा रूल फॉलो होता है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का जो कौन सा रूल है जी, 2013 के अकॉर्डिंग ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ये जितने भी बैंक हैं, जो कंपनी लॉ है 2013 उसके अगेंस्ट ही ये बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। अब हमें ये पता चल गया कि ये 2013 के अगेंस्ट वो रजिस्टर्ड होंगे, तो अब इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इनको जो बैंक का हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जितनी भी बैंकिंग की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। 1949 के अकॉर्डिंग जितने भी रूल हैं वो फॉलो करेंगे, प्लस में 2013 कंपनी के जितने भी रूल हैं उनको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से शेड्यूल बैंक हैं, हमने तो कभी नहीं सुना, क्या कोई आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है जी कैपिटल लोकल एरिया बैंक। ये है जी एक तो शेड्यूल बैंक का, एक है जी हमारा कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और एक है जी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, और चौथा आ गया कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक। अब आप कहोगे कि आपने ये बोला था कि ये तो कंपनी लॉ के 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो अगर ये 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इट मीन्स ये तो लिमिटेड भी हो गए, कंपनी हो गई, तो कंपनी में तो लिमिटेड भी आता है, बिल्कुल आता है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक
लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और ये हो गया जी कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका कि आज के टाइम में कितने नॉन शेड्यूल बैंक हैं, तो हमारे 4 हैं जी नॉन शेड्यूल बैंक जो आज एट प्रेजेंट है हमारे। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो ये हो गया जी हमारा शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल का जो हमने देखा। इसी में से ही अगर माइनस कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही वो बनेगा आपका, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका शेड्यूल बैंक का और नॉन शेड्यूल का नहीं बनता आपका। ठीक है जी। ये हमारे रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बैंक्स के टाइप हैं, रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग अगर आ जाए कि बैंकों के टाइप्स कितने हैं, तो बैंकों के 2 टाइप हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। लॉ के अकॉर्डिंग आ जाए कि कितने बैंक हैं, तो भी आ गया जी शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। और अगर वैसे बैंकों के टाइप हैं तो वो होते हैं जी हमारे, एक तो हमारे हो गए ओनरशिप के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो हमारा है वो है जी हमारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि खाली एग्रीकल्चर्स पर्सन को ही, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं जैसे फार्मर्स हैं, उनको लोन देते हैं। तो वो कौन से बैंक हो गए, जैसे कि नाबार्ड है। इसी तरह से कुछ हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देते हैं, जैसे कि सिडबी है, IDBI बैंक है। ये क्या है कि पर्टिकुलर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देते हैं। तो अब हम जो अगले पार्ट के अंदर जो बैंकों की डिटेल करेंगे, जो टाइप करेंगे, वो करेंगे हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो टाइप्स ऑफ बैंक है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फंक्शंस के अकॉर्डिंग बैंकों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग बैंक किस किस टाइप्स के होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम फंक्शन के अकॉर्डिंग जो बैंकों के टाइप्स हैं वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बैंक जो बिजनेस करेगा, किस टाइप का बिजनेस करेगा। सबसे पहले तो वो क्या एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसे, एक तो सेविंग में, सेविंग अकाउंट खोला जाता है, और दूसरा फिक्स डिपॉजिट। इस टाइप से ये जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी, लोन में। लोन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसे इनकी क्या अर्निंग होगी, ये इंटरेस्ट होगा जो कि वो कॉमर्शियल बैंक अर्न करेंगे, और ये इनको क्या देंगे, इनको भी देंगे वो इंटरेस्ट। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा जी, इनकी इनकम हो जाएगी कॉमर्शियल बैंक की। यानी कि कॉमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जो कि डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट को, जो पर्टिकुलर कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की जो सेविंग है, एक्स्ट्रा पैसा है, उसको क्या करेंगे, वो सेव करेंगे, बदले में इंटरेस्ट देंगे उनको। और साथ के साथ जो नीडी पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना आगे मनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस को, और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट देना चाहते हैं कि हाँ हम इंटरेस्ट देंगे प्लस में कुछ इंस्टॉलमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस आएगा वो कमाते हैं, वो कौन से बैंक हो गए जी, हमारे कॉमर्शियल बैंक हो गए। यानी कि विच टाइप ऑफ बैंक दे आर गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी हु आर कॉमर्शियल बैंक्स। अब आ गया जी कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने PNB सुना होगा। PNB बैंक क्या है कि डिपॉजिट भी करता है और लोन भी देता है। SBI ये भी हो गया। अब इसके अंदर सभी प्रकार के जितने भी बैंक्स हैं वो इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपके शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये दोनों ही बैंक जो आएंगे ये कॉमर्शियल बैंक का ही पार्ट हैं। और इसके अंदर जो हमारे पब्लिक बैंक हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में किया था, पब्लिक बैंक, और एक और आ गया जी हमारा प्राइवेट बैंक। ये सब कौन से बैंक हो गए, ये सभी कॉमर्शियल बैंक के ही पार्ट हैं।
क्योंकि ये सभी के सभी चाहे शेड्यूल बैंक है चाहे नॉन शेड्यूल बैंक है, चाहे पब्लिक बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, सभी के सभी बैंक क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, और साथ के साथ जो डिपॉजिट मनी है उसको लोन में कन्वर्ट करते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करते हैं जी, लोन देते हैं और बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट से ही उनकी इनकम होती है, उसी से ही बैंक का क्या होगा जी, ऑपरेटिंग वर्क चलता है। तो ये हो गए हमारे कॉमर्शियल बैंक। अगला पार्ट है हमारा, जो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है जी हमारा फॉरेन बैंक। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन से बैंक हो गए, जिनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस वो कहाँ पर होंगे जी, वो होंगे हमारे फॉरेन में। जो कॉर्पोरेटेड होते हैं ये फॉरेन में होते हैं और इंडिया के अंदर वो वर्क करते हैं, वो हो गए जी हमारे फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक की हमें क्या जरूरत है, फॉरेन बैंक हम यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक क्या करते हैं, तो मेनली जो हमारा जो फॉरेन का जो बिजनेस होता है, जैसे कि बैंक जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट, और हमारा हो गया जी इंपोर्ट का बिजनेस। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर फॉरेन बैंक क्या हैं, वो मीडियोकर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी उसको कन्वर्ट करेंगे, जिस भी देश के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर हम लोग बिजनेस करेंगे, उस कंट्री की करेंसी के अंदर वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी रुपीस को मान लीजिए अगर वो यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं तो डॉलर के अंदर वो कन्वर्ट करेंगे, जो भी जिस भी देश की जो भी करेंसी है उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। और साथ के साथ जब हम किसी और देश के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बदले में वो क्या लेंगे, वो कुछ लेते हैं जी कमीशन। कमीशन लेते हैं वो करेंसी को कन्वर्ट करने का, पर्टिकुलर कुछ चार्जेस होते हैं इनके, $1 को जैसे मान लो कन्वर्ट करना है या पर्टिकुलर किसी करेंसी को उन्होंने कन्वर्ट करना है, तो उस कन्वर्ट के टाइम में जो कमीशन मिलेगा वो इन फॉरेन बैंक की क्या हो जाएगी जी, इनकम हो जाएगी। और ये फॉरेन में जो बैंक हैं ये हमारे यहाँ पे काम करेंगे, पर्टिकुलर इनकी ब्रांचेज होती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन क्या है, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कॉरपोरेशन है, जो अंडर कंट्रोल है, वो कहाँ होगा जी, इनका फॉरेन में, जिस बैंक से, जिस कंट्री से ये रजिस्टर्ड होंगे। अब इनके कौन कौन से, जैसे कि कुछ टाइप्स हैं, वो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं इसके, होंग कोंग बैंक, चार्टेड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो कुछ बैंक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे फॉरेन बैंक के हैं, काम इंडिया में करते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये फॉरेन के बैंक हैं, फॉरेन में ही ये रजिस्टर्ड होते हैं और इनका जो कंट्रोल है वो भी फॉरेन से ही होता है। ठीक है जी। अब अगला जो पॉइंट है वो है जी हमारा इंडस्ट्रियल बैंक। स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगभग क्या था कि एग्रीकल्चर बेस था, एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारी जो जितनी भी पूरी कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस पे थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो देश है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, तो इंडस्ट्रियल बैंक में अगर उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ बैंक आए आगे जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देते हैं। यानी इंडस्ट्रियल बैंक कौन से हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं। तो पर्टिकुलर इनका जो काम हो गया वो हो गया जी लोन टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसी भी टाइप की हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं और जो कुछ बड़े बिजनेस होते हैं। तो लोन उनके किस टाइप के होंगे, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन।
फिर आ गया जी मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, और तीसरा है जी लॉन्ग टर्म लोन। इनका मेन जो पर्पस होता है इंडस्ट्रियल बैंक का वो क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि मेनली जो डेवलपमेंट चाहिए इनको इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये बैंक पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक क्या करता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन देता है, शॉर्ट टर्म भी देता है, मीडियम भी और लॉन्ग टर्म भी लोन देता है। तो इंडस्ट्रियल बैंक क्या हो गए कि जो कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ की उसके लिए होते हैं, और वो क्या करते हैं जी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोन को प्रोवाइड करवाते हैं। और इनका जो पर्टिकुलर इनकम का जो सोर्स होता है वो इनका इंटरेस्ट होता है। ये पर्टिकुलर ऐसे बैंक नहीं है कि जो बैंक जैसे कि जनरली डिपॉजिट करते हैं और वो लोन करते हैं, इनका स्पेशली वर्क क्या होता है वो लोन देना ही होता है। एग्जाम्पल हैं जो कि जनरली इंडिया के अंदर वर्क करते हैं, तो सबसे पहले है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जनरली इस IDBI जो बैंक है ये क्या करता है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए है और इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देता है। एक है जी IFC, IFC क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगला बैंक है जी हमारा SFC, यानी कि स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रियल बैंक के। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे IDBI है, IDBI की फुल फॉर्म क्या है? तो IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFC की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और SFC की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी जी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। कई बार क्या है कि MCQs के अंदर इन तीनों में से एक बैंक कोई अलग से दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि हाँ जी इनमें से कौन सा जो बैंक है वो इंडस्ट्रियल बैंक नहीं है। तो ये तीनों जो बैंक हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल बैंक हैं, जो तीसरा अदर बैंक होगा वो हमारा नहीं होगा। कई बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, अगला जो बैंक है वो है जी हमारा सेविंग बैंक। यानी कि सेविंग बैंक का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि देखने से कि सेविंग बैंक कौन से होते हैं, वो होते हैं जी हमारे स्मॉल टाइप के बैंक हैं जो कि पर्टिकुलर सेविंग करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास छोटी स्मॉल टाइप की सेविंग्स होती है, उनका काम होता है कि सेविंग करना, सिर्फ वो सेविंग ही करते हैं। वो वाले बैंक स्मॉल टाइप के बैंक होते हैं। ये जनरली जापान और जर्मनी के अंदर, जापान और जर्मनी में ज़्यादा बैंक्स हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो सेविंग बैंक इतने ज़्यादा नहीं है। हमारे जो बैंक हैं वो जनरली कॉमर्शियल बैंक हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जापान और जर्मनी के अंदर जनरली जो सेविंग बैंक्स हैं, सबसे पहले 1765 में 1765 के अंदर जर्मनी के अंदर जो बैंक है वो बना था जी सेविंग बैंक। सबसे पहला सेविंग बैंक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सबसे पहला बैंक सेविंग कौन सा बना था। तो 1765 के अंदर जर्मनी के अंदर जो बैंक था वो सेविंग अकाउंट सबसे पहले बना था। इंडिया के अंदर सेविंग बैंक कौन कौन से हैं? इंडिया के अंदर हमारा एक ही जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो कि क्या करता है सेविंग करता है। पूरे इंडिया के अंदर एक ही हमारा जो बैंक है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि कस्टमर्स की सेविंग करता है, उनकी स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और साथ के साथ उनको इंटरेस्ट भी देता है। तो ये हो गया जी सेविंग का बैंक हो गया। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे बैंक हो गए सेविंग बैंक। तो अगले पार्ट में हम लोग
कुछ अदर जो पार्ट्स हैं इसके, जो कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो बैंक हैं वो रह गए हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम बहुत टाइम के बाद बैंकिंग का जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नाबार्ड नाबार्ड के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले मैं नाबार्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी कि नाबार्ड बना क्यों और क्यों, क्या क्या इसके लिए एक्शन हुए, क्या क्या कमेटी बनी, वो सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 1978 पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1979 तक चलनी थी, 1974 से लेकर 1979 तक। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ जो नारा दिया उन्होंने, वो उनका बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। लोगों ने ये समझा गरीबी हटाओ तो गरीबी तो कैसे हटेगी, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि गरीबी हट जाए। लोगों ने सोचा शायद ये कहा गया है गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। ये सोच के ये योजना बिल्कुल अच्छे से नहीं चली। उनकी सरकार एकदम से तख्ता पलटा, जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी जब आई तो क्या हुआ जी, 1978 के अंदर ही ये योजना बंद हो गई। ये योजना बंद हो गई तो जो मुरारजी देसाई आए प्रधानमंत्री जनता पार्टी के। उन्होंने क्या किया, ये बोला कि ये जो योजना आप लोगों ने बना रखी है ना, ये मेरी तो समझ में आ नहीं रही। मैं नहीं कहता कि भी ये योजना सही है, बंद करो इसको, क्या गरीबी हटाओ, क्या सब कुछ है। 1978 के अंदर ये योजना बंद हो गई। 2 साल का एनुअल प्लान चला, 2 साल का, और 1978 से लेकर 1980 तक, 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान चला। उस टाइम में इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा एकदम से कैसे तख्ता पलट हुआ, तो क्या किया जाए। 2 साल तक उन्होंने भी बहुत मंथन करा। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और उन्होंने जो मंथन किया कि हम लोग जो गरीबी हटाओ पे काम कर रहे थे, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो अब हम क्या करें, हम इस नारे को कैसे बदले। तो उन्होंने ये देखा कि गरीबी तो हट नहीं सकती, क्यों ना हम ऐसा करें, गरीबी निवारण, गरीबी उन्मूलन की जगह गरीबी का निवारण किया जाए, गरीबी को कम किया जाए। ये नारा दे दिया उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना के अंदर कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को कम करो, गरीबी को का निवारण करो। गरीबी निवारण करना है, गरीबी को हटाना नहीं है। ये योजना बना दी। तो अब गरीबी को हटाए कैसे। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे देश की जनता है आज के टाइम में 65% जो जनता है वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है, रूरल। और लगभग 50 से 55% की जो जनता है, 50 से 55% की जो जनता है वो लगभग क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती है, एग्रीकल्चर। तो अगर हमारे देश की जनता का 50 से 55% जो जनता है, जनसंख्या, वो अगर कृषि करती है, तो अगर कृषि के साधनों में उसकी जो बढ़ावा दिया जाए कि कृषि के जो साधन है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, कृषि का विकास हो, किसानों का विकास हो, उनको लोन मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके, तो अगर ये हो तो गरीबी कम हो सकती है। हाँ, गरीबी तो हट नहीं सकती। आज भी अगर हम अपने देश में बात करें तो गरीबी हटी नहीं, ना हटने वाली, ना हटेगी। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर गरीबी है नहीं, सब देशों के अंदर यही पोजीशन है। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने गरीबी निवारण के लिए जो सोचा, तो 1981 के अंदर एक क्राफी कार्ड भी बोला जाता है जिसको, क्राफी कमेटी बनी, जिसको क्राफी कार्ड बोला जाता है। उसके नाम से एक कमेटी थी, क्राफी कार्ड के नाम से, जिसके बी शिवरमन जिसके अध्यक्ष थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने ये कहा कि जो अब है ना आरबीआई, उससे पहले आरबीआई और एआरडीसी
जो दो संस्थाएं मिलकर एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही थी वो सही नहीं है। खाली उनसे काम नहीं चलेगा। अब कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा बैंक जो क्या करे जी, लोगों को ट्रेनिंग भी दे, लोगों को लोन भी दे, जमीन की जो हमारी जो जमीन की पोजीशन है उसको भी उपजाऊ करे। सब करने के बाद है ना, कुछ ऐसा हो जिससे हमारे देश की जो कृषि है उसमें विकास हो, हमारे किसानों का विकास हो, और साथ ही साथ क्या है, हमारा जो देश जो है, जो ग्रामीण जगह ग्रामीण इलाकों में रहता है उनका सुधार हो। तो उसके लिए क्या हुआ जी, नाबार्ड बना। नाबार्ड 1981 के अंदर एक्ट बना। क्वेश्चन आ जाता है 1981 एक्ट कब बना? 1981 में नाबार्ड का, और 1981 में बना। और फॉर्म में कब आया, वर्किंग में कब आया? 12 जुलाई 1982 के अंदर नाबार्ड बन गया, जिसकी फुल फॉर्म है जी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक जो कि एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण विकास के लिए बनाया जाए स्पेशली। अच्छा, अब आ गया कि ये बैंक कौन सा है, क्या ये कॉमर्शियल बैंक है या ये डेवलपमेंट बैंक है? कॉमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, लाभ कमाया जा सके। तो जो ये बैंक है ये क्या डेवलपमेंट बैंक है या कॉमर्शियल बैंक है? कॉमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। जबकि जो डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है? विकास करना। उसका जो काम है वो सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का विकास करना है। ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो ग्रामीण जनता है उसको फायदा मिले। तो ये बना 12 जुलाई 1982 को। मुंबई के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है जी हर्ष कुमार भानवाला। हाँ जी, इसका जो हेड ऑफिस है वो है जी मुंबई में, और इनके जो चेयरपर्सन है वो है हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला जी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं, और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। 12 जुलाई 1982 को ये बना। अच्छा, अब है कि क्या ये आरबीआई के अंडर आता है या नहीं आता? क्या आरबीआई ने पहले इसके लिए कुछ किया था या नहीं किया था? वो थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं, उसके बाद आज जो पोजीशन है वो देखते हैं हम लोग। फिर स्टार्टिंग के अंदर जब कोई भी संस्था शुरू होती है, कोई भी बिजनेस, चाहे आप चाय की रेडी से ही शुरू कर लें, तो उसके लिए क्या होता है कि इनिशियल कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं शुरुआती पूंजी, वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बिना पूंजी के कोई भी काम करने की सिर्फ सोच सकते हैं, उसको कर नहीं सकते, ये हम लोग जानते हैं। बिना पूंजी के अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम सोच सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। करने के लिए तो हमें पूंजी की जरूरत होगी। तो क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर जब नाबार्ड बना तो 100 करोड़ की पूंजी लगी। 100 करोड़ की पूंजी के अंदर क्या हुआ कि लगभग 73% की जो पूंजी थी वो किसने लगाई? आरबीआई ने। और गवर्नमेंट ने कितनी लगाई जी? 27%। इसका क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल था वो था 27%। 27वां हिस्सा किसका था? गवर्नमेंट का, और आरबीआई का था 73%। धीरे धीरे आरबीआई ने अपना जो पार्ट है वो वापस ले लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आज के टाइम में पूरी की पूरी इसकी होल्डिंग कर रही है। तो अगर आज के टाइम में पूछा जाए तो 0.40 यानी कि 0.40% आरबीआई का शेयर है आज के टाइम में, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कितना है जी? 99.60% हमारा जो हिस्सा है गवर्नमेंट का वो आज के टाइम में, आज की पोजीशन है।
अब आ गया जी, इसकी पूंजी कितनी है, अधिकृत पूंजी सेबी ने कितनी डिसाइड करी और अब कितनी है, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ की सेबी ने इसकी कैपिटल रखी कि ये इतने 5,000 करोड़ के शेयर जो है वो बेच सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेबी ने जब किया इसको, क्योंकि जो भी कंपनी, जो भी संस्था अगर ओपन मार्केट के अंदर शेयर खरीदती या बेचती है, उसका बिजनेस करती है, तो उसको क्या है, सेबी देखती है। तो सेबी ने क्या किया, 5,000 करोड़ की पूंजी डिसाइड कर दी कि इतनी आप बेच सकते हो, इतने के शेयर। धीरे धीरे बढ़ने के बाद 6 गुना बढ़ा दी और क्या हुआ जी, 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ आज के टाइम में इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल है जी 30,000 करोड़ रुपए आज के टाइम में नाबार्ड की। अब करंट का एक क्वेश्चन इसमें से बनता है जो मैं आपको बता रही हूं। आत्मनिर्भर भारत हमारा देश बनना चाहता है। मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में हो, ताकि हम लोग दूसरे देशों से एक्सपोर्ट ना करें, इंपोर्ट ना करें और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश, हमारे जैसे देश के लिए। कोरोना काल के अंदर आप लोग देख ही रहे हैं कि जो पोजीशन है, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो -23.90 आज की जो हमारी जीडीपी है माइनस में जा रही है। तो उसको देखते हुए क्या किया, नाबार्ड को 10,000 करोड़ रुपए लगभग 6 अगस्त 2020 को डिसाइड किया गया कि 10,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दे दिए गए। भारत सरकार ने नाबार्ड को दिए गए हैं खर्च करने के लिए। किसको, नाबार्ड को, किसके लिए, किसानों के लिए, फार्मर्स, और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट, ताकि हमारा जो ग्रामीण है वो विकास करेगा तो हमारी कृषि में विकास होगा। अगर हमारी कृषि में विकास होगा तो हम लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे। और अगर हम निर्यात कर पाएंगे तो हमारा जो बिजनेस बढ़ेगा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का, वो बढ़ेगा और हमारी जो पूरे दुनिया के अंदर जो पोजीशन है वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो नाबार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप से देश की डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं नेट के अंदर, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बैंकिंग के अंदर, आरआरबी, एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, नाबार्ड का एक्ट कब बना, 1981 में। नाबार्ड कब बना, जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, हर्ष कुमार भानवाला। आरबीआई की क्या पोजीशन है, 0.40। अगर हम कहें कि 0% है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉमर्शियल बैंक है, हम लोगों का अकाउंट एसबीआई में है, किसी का एचडीएफसी में है, किसी का एक्सिस बैंक में है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं, जमा करवाते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं। क्या कभी आपने सुना कि किसी का खाता बैंक नाबार्ड के अंदर भी है? नहीं। नाबार्ड बैंक जो है पब्लिक डीलिंग नहीं करता। वो क्या है, एक अमाउंट बजट पास करता है और जो बजट पास करता है वो क्या करता है, वो किसानों को सीधा रीफाइनेंस करता है, रीफाइनेंस। जैसे अब इसको कंट्रोल कौन करता है, आरआरबी, रूरल बैंक जो है वो इसको कंट्रोल करता है, आरआरबी। और साथ के साथ इसके कुछ सब्सिडरीज भी हैं, 3 इसकी सब्सिडरीज हैं, वो आप लोग देखिए कौन कौन सी हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी सब्सिडरी कौन सी है। नैब कौन, नैब किसान, नैब समृद्धि, ये 3 इसकी सब्सिडरीज हैं
क्या होता है सब्सिडरीज का मतलब कि इन तीनों के ऊपर नाबार्ड का पूरा पूरा अधिकार है। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर ले लेती है तो वो मेन कंपनी हो जाती है, और जो दूसरी कंपनी है वो उसके अंडर काम करना पड़ता है उसको, वो उसकी सहयोगी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। तो 3 कंपनी होगी जी, नैपको, नैप किसान और नव समृद्धि। ये तीनों इसकी सब्सिडरी हैं, 3 सब्सिडरीज हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में हर्ष कुमार भानवाला इसके जो हैं वो बने चेयरपर्सन, और बी शिवरमन के रिकमेंडेशन से, उसकी सिफारिश से क्या हुआ जी, नाबार्ड बैंक बना। क्राफी कार्ड के नाम से जो कमेटी थी वो इसकी कमेटी थी, जिसके सहयोग से जो हमारा नाबार्ड आया 1982 के अंदर रनिंग में। ठीक है जी, ये हो गया नाबार्ड का छोटा सा परिचय। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन है इस सीरीज में से आपके अटेम्प्ट होंगे, और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले कोई ऐसे विशेष बैंक के साथ, जैसे आरबीआई है या कोई और कमर्शियल बैंक, उसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगी। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।